सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। अभी हमने जो पढ़ा, हमने पहले पढ़ा सप्लाई, उसके बाद हमने प्लेस ऑफ सप्लाई, देन टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, देन टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा। इसका मतलब हमने सप्लाई क्या होता है पहले ये तो पढ़ लिया, उसके बाद हमने प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने ये देखा कि हम जहां से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वहां जीएसटी एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये हमने प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करा। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई के हम कब जो हम टैक्सेबल करेंगे, लेवी टैक्स करेंगे, टैक्स लेवी करेंगे, वो हमारा टाइम कब होगा उसकी बात हमने टाइम ऑफ सप्लाई से करा। अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कितना वैल्यू होगा कि कितने वैल्यू पे हम टैक्स लगाएंगे उसकी बात करेंगे हम सेक्शन 15 में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने किसी ने भी पर्सन ने जो वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको क्या होगा कि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी रिलेटेड टू सी एग्जीक्यूट मॉड्यूल्स। सो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, समझ गए। प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी हमने पढ़ लिया एंड टाइम ऑफ सप्लाई ये भी पढ़ लिया। वंस इट इज established that the underlying transaction constitute supply in a term of section 7 GST, CGST, a person is liable to be paid tax unless the transaction exemption। अगर कोई पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, तो पर्सन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, अनलेस ट्रांजेक्शन, जब तक कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जम्पशन नहीं हो जाता। Now, whether to pay CGST plus SGST, UTGST और IGST is determined by the place of supply। जैसे हमने पढ़ा कि हम जब भी place of supply निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं कि हमें CGST, SGST और UTGST या फिर IGST एप्लीकेबल होगा, इसलिए हमने पढ़ा place of supply। When to pay the tax और कब हमें टैक्स पे करना है ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई से पढ़ा। Now, upon the reaching this stage, it is essential to know the quantum of tax to be paid. Value of supply and rate applicable tax are prerequisite to the calculator tax liability। Now, कौन सा quantum of tax paid करना पड़ेगा, वैल्यू क्या सप्लाई की, टैक्सेबल एप्लीकेबल टैक्स, ये सब प्री रिक्वेस्ट है कि हमें टैक्स लायबिलिटी पता करने से पहले हमें ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। Now in this section we will study the facts of valuation, transaction value, inclusion and exclusion। हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ेंगे फैक्ट क्या है वैल्यूएशन के, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, क्या चीज उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना और क्या चीज एक्सक्लूड करना है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना। और हम सेक्शन के संग सबसे पहले सेक्शन के संग हम सेक्शन 15 ऑफ जीएसटी के संग रीड विद द कंजक्शन विद द चैप्टर 4 ऑफ डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द जीएसटी रूल 2017। हम जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे उसके संग हम सीजीएसटी रूल्स 2017 भी पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 4। नाउ अब बात करते हैं डेफिनेशन। नाउ ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है वो बात करते हैं। प्राइस एक्चुअली पेड या फिर पेबल फॉर द सप्लाई गुड और सर्विस या फिर बोथ, वेयर द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड देयर प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। अब यहाँ पे जैसे दे रखा है ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द डिफाइंड प्राइस एक्चुअली पेड पेबल फॉर द सप्लाई of goods or service both, or where the supplier and the recipient of supply are not related and the price is sole consideration for the supply। यहाँ पे सप्लाई वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम किसी भी सर्विस या गुड्स के लिए पेड करेंगे या फिर हम पेबल करने वाले और जहाँ पे सप्लायर और रिसिपेंट दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं है और जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो सोल कंसिडरेशन मनी में हो सकती है, मनी में पे करी जा रही है फॉर द सप्लाई या फिर और किसी काइंड में, इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। बात करते हैं इंक्लूजन इन डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में ये बताया है कि जब भी हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई तो क्या चीज इंक्लूड करेंगे, क्या चीज एक्सक्लूड करेंगे, इसकी बात करेंगे। सो एनी टैक्स, ड्यूटी, सीज, फीस एंड चार्ज लिव्ड अंडर एनी लॉ, कोई भी टैक्स हो रहा है, ड्यूटी, लीज, फीस, चार्ज लिव्ड हो रहा है अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स other than this act, the state good and service tax, union territory and tax and the good and service compensation state if charged separately by the supply। अगर कोई भी टैक्स और ड्यूटी, सी, फी चार्ज हो रहा है किसी और लॉ के अंदर
तो इंक्लूड करा जाएगा। मगर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करी जाएगी? स्टेट गुड्स एंड सर्विस, कोई भी ये टैक्स हो रहा है, यूटीजीएसटी टैक्स, और कोई भी गुड एंड सर्विस कंपोजिशन टू स्टेट इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लाई। अगर ये सारी चीजें सेपरेटली चार्ज करी जा रही है तो इन सब के टैक्स, फीस, ड्यूटी, इन सबको इंक्लूड नहीं कराया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नाउ any amount that supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not include the price actually paid or payable for the good or service or both। अब कोई भी सप्लायर जो लायबल है, जो उसका दायित्व है कि उसे पे करना चाहिए इन रिलेशन ऑफ सप्लाई जो इनकर्ड हुआ है, जो बट विच हैज बीन इनकर्ड, मगर क्या जो इनकर्ड हुआ है वो रिसिपेंट के द्वारा ऑफ सप्लाई और अभी तक इंक्लूड नहीं करा गया है, और इंक्लूड नहीं करा गया था, पेबल नहीं करा गया था फॉर द सर्विस और सप्लाई, वो चीजें भी इंक्लूड करी जाएगी। इंसिडेंशियल एक्सपेंस, कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंस जैसे कमीशन या फिर पैकेजिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई एंड गुड्स, अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लाई इन रिस्पेक्ट of supply of good or service, both for the delivery goods or supply before the good or both the at time or the before the delivery of good or supply or otherwise, ये सारी चीज भी इंक्लूड होगी जब हम डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें तो ये क्या कमीशन, पैकेजिंग चार्ज बाय द सप्लाई, ये सारी चीजें इंक्लूड कर जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई में। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर द डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, ये भी इंक्लूड करी जाएगी। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी सब्सिडी डायरेक्टली मिल रही है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वैल्यू ऑफ कोई भी डायरेक्ट सब्सिडी मिल रही है टू द प्राइस के ऊपर, वो सारी चीजें भी इंक्लूड कर जाएगी। मगर कोई भी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेट द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है वो एक्सक्लूड करी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। नाउ बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। कौन सी चीजें हम एक्सक्लूड करेंगे जब हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहला, एनी डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्ड इन इनवॉइस इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। और कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है सप्लाई करने से पहले या सप्लाई करते टाइम, और वो डिस्काउंट जो है, इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्ड इनवॉइस, और वो डिस्काउंट रिकॉर्ड करा गया इनवॉइस में इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे। और देन एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, और कोई भी डिस्काउंट जो सप्लाई करने के बाद दिया जा रहा है, देन इफ सच डिस्काउंट वाज नोन एज एग्री एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और वो डिस्काउंट तभी एक्सक्लूड करा जाएगा तब कि वो डिस्काउंट एग्री या फिर पता हो जब हम सप्लाई कर रहे हैं, और कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण की वजह से वो डिस्काउंट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशू बाय सप्लायर हैज बीन रिवर्स बाय द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई, ये सारी चीजें एक्सक्लूड करी जाएगी जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे या फिर डिटरमाइन करेंगे। नाउ बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 की। Where the value of supply of good or service or both cannot be determined under subsection 1. Under subsection 1, the same shall be determined in the such manner as may be prescribed. अभी हम रूल पढ़ेंगे तो उसमें हम पता चल जाएगा कि as may be prescribed जो दिया हुआ है सेक्शन 515 सबसेक्शन 4 रूल में, वो क्या उससे रिलेटेड है, तो हम रूल जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर 15 सबसेक्शन 4 बोलता क्या, उसके संग कनेक्ट करके पढ़ेंगे। नाउ बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 की। Value of such supply as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be determined in the such manner as may be prescribed। ये भी रूल के पढ़ेंगे, मगर इसमें क्या बता दिया हुआ है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड करा गया और रिकमेंडेशन सिफारिश बाय द काउंसिल के द्वारा उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर कोई भी कंटेंट नहीं होता सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 4 के अंदर। नाउ जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ रहे थे, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में, तो उसमें लिखा हुआ था कि नॉट रिलेटेड पर्सन, बिटवीन नॉट रिलेटेड पर्सन, जो सप्लायर हो और रिसिपेंट है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन होते कौन है, उनकी बात करते हैं। रिलेटेड पर्सन यहाँ पे ये नीचे आप पढ़ लेना, ऊपर का मैं पढ़ा दे रहा हूँ। रिलेटेड पर्सन, इफ such person or officer or director of
अनदर्स बिजनेस, अगर कोई भी पर्सन या ऑफिसर हो या फिर डायरेक्टर हो किसी और के बिजनेस का, किसी और के बिजनेस का, वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन दर बिजनेस, या फिर कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर लीगली रिकॉग्नाइज का मतलब लीगली बताया गया हो कि ये पार्टनर है, उससे भी रिलेटेड पार्टी पर्सन में इंक्लूड करा जाएगा। एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय सच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन कंट्रोल होल्ड 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या फिर शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, तो उसे भी हम पर्सन रिलेटेड पर्सन में इंक्लूड। कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रखा हो या फिर होल्ड कर रखा हो 25% ऑफ और या फिर उससे ज्यादा कोई भी वोटिंग राइट या फिर शेयर्स, वो भी हमारे रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, या फिर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, सॉरी, वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, या फिर कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनमें से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है किसी और अदर को, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रिलेटेड पर्सन कहेंगे। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और डायरेक्ट कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, या फिर ये दोनों किसी और थर्ड पर्सन के द्वारा कंट्रोल करे जा रहे हैं, वो भी रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। या फिर टुगेदर दे इनडायरेक्टली और इनडायरेक्ट कंट्रोल थर्ड पर्सन, या फिर ये दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। और दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, या फिर कोई भी मेंबर सेम फैमिली के हो, उसको भी रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। नाउ नाउ person की include related person also include legal person and person who has associated in the business of one or another in the one is a sole agent or sole distributor, sole concessionaire, however describe of other shall be deemed to be related person की definition में ये सब include करे जाते हैं। now अब बात करेंगे हम, जैसे मैंने बताया था कि हम सेक्शन 15 जब पढ़ेंगे उसके संग हम चैप्टर 4 CGST रूल 2017 भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें वैल्यूएशन रूल में हम पढ़ेंगे रूल जो है 27, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। अब रूल्स 27 ऑफ सीजीएसटी रूल्स ये बोलते हैं कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड और सर्विस की निकाली जा रही है, तो उसके जो कोई गुड या सर्विस के बदले में हम जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो पूरा का पूरा मनी में पे नहीं कर रहे और किसी काइंड में भी पे कर रहे हैं, तो कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी उसकी बात करते हैं रूल 27 में। रूल 27 में क्या है, द ओपन मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात है, पहला यही बोला है कि जो मार्केट वैल्यू है, ओपन मार्केट वैल्यू है, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। मगर इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर मान लिया जाए कि ओपन मार्केट वैल्यू हमें पता ही ना हो, then the sum total of consideration in money and such further amount in money as equivalent to the consideration not in money if such amount is known as a टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या बोला गया है कि अगर हमें पता ही ना हो ओपन मार्केट वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें इन्होंने बोला कि अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू पता ही नहीं है तो आपने जितना कंसिडरेशन मनी के रूप में दिया है और कोई भी कंसिडरेशन जो मनी में नहीं दिया उन सबको जोड़ेंगे और इफ सच अमाउंट इज नोन एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, और उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का वो देंगे। टाइम ऑफ सप्लाई गलत है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर सेक्शन अंडर क्लॉज ए और बी, अब इसमें हम नहीं पता कर पा रहे तब बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और जब हमें इन दोनों में भी पता नहीं चल पाएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ ऑफ वो काइंड में भी हो सकता है और क्वालिटी में भी करा जा सकता है। नाउ if the value is not determined A, B, C, the sum total of the consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in money as determined applicable rule 13 और 31 others। अब इसमें ये बोला है कि अगर वही जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि हमें नहीं पता है तो जो अमाउंट दिया गया है और जो अमाउंट के बराबर में है उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, वही हमारा टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इससे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको रूल 30 और 31 पढ़ा देता हूँ, जैसे क्योंकि हर एक जब हम रूल पढ़ेंगे ना तो उसमें ये जरूर आएगा कि जब इस रूल से एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो हम जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इस रूल के द्वारा निकालेंगे। तो आखिर ये रूल 30 और 31 होता क्या, पहले ये आपको पढ़ा दे रहे हैं। रूल 30
वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड और सर्विस बोथ बेस्ड ऑन द कॉस्ट। क्या बोला है, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ इज नॉट डिटरमाइंड बाय द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग रूल of the chapter, the value shall be 110% of the cost of production or manufacturer or the cost of acquisition of such goods or cost of provision of such service। सिंपल, इन्होंने क्या बोला, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी वैल्यू गुड्स या फिर सर्विस की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होगा तो उसका हम 100% लेंगे। जैसे मैं यहां बता दे रहा हूं, जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 100 रुपए, क्या है 100 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो ऊपर हम अभी पढ़ेंगे, वैसे बता रहा हूं, जब हम ये ऊपर पढ़ेंगे उसमें जब उसमें से किसी से भी हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाए, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पता कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 100, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लिया जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 है तो इसका 100%, इसका मतलब 100 रुपए, देन बोला है 100% एंड 10%, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा हमारा 10 रुपीज। तो इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसी को कहेंगे हम क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू रूल 13, ये बोलते हैं, ये बोला जाता है। नाउ अब क्या बोलते हैं, अब पढ़ते हैं रूल 31। Residual method for determining of value of supply of good or service or both, where the value of supply of good or service both cannot be determined under rule 27 or 30, the same shall be determined using the reasonable means consistent with the principle and the general provision of section 15 and provision of this chapter, provide that in the case of supply of service the supplier may opt to do rule of ignoring rule 31। अब इसमें ये बोला है, सिंपल से बोला गया है कि अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि इन रूल में कि कैसे हम वैल्यू निकालें, तो आप सिंपल सी बात है जो सेक्शन 15 का यूज करेंगे, सेक्शन 15 का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक्शन 15 का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर और भी कोई भी प्रोविजन प्रिंसिपल जो इस टैक्स लॉ में जीएसटी में दिया हुआ है उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नाउ अब वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग, पहले बता दे रहा हूं जितने भी हम रूल पढ़ेंगे इसमें से आप कोशिश ये करना कि सारे के सारे रूल या फिर ऊपर के 3 से 4 रूल और जो मैं बता दूंगा, मगर नीचे की 30, 31, 31 ये कुछ रूल हैं तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, याद जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में आए, तो इसलिए आप याद रखना ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, not with anything contained in provision of this chapter, the value in respect of supply specified below shall be determined in manner provided thereafter the value of supply of lottery run by the state government। अगर कोई भी लॉटरी जो गवर्नमेंट द्वारा करी जा रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, डीम टू बी 100 अपॉन में 112 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट या फिर प्राइस एज नोटिफाइड बाय द ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट व्हिचएवर इज हायर। इसमें क्या बोला है कि जितने अगर हम लॉटरी की वैल्यू निकालनी है तो हम उसकी जो फेस वैल्यू है या फिर कोई भी प्राइस जो नोटिफाइड करी गई हो ऑफिशियल गैजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, उसको हम 100 अपॉन में 112 से गुणा डिवाइड कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूं, मान लिया जाए कि फेस वैल्यू जो हमारी है वो है हमारी 100, क्या है 100, तो उसे क्या करेंगे उसे हम 100 अपॉन में 12 से इंटू कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। फिर जो वैल्यू आ जाएगी वो कहलाएगी हमारी टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसे इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ क्या है रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्या है ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तब 100 अपॉन में 120 एंड फेस बाय द टिकट वैल्यू या प्राइस नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट व्हिचएवर है, उसे हम ऐसे जैसे ये बताया वैसे ही यहाँ इसकी जगह रख के आपको वैल्यू निकाल देनी है अकॉर्डिंग टू रूल 31A। सिंपल।
तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि ये तीन रूल इसलिए बताया कि हम जो अभी पढ़ेंगे एक रूल, उसमें ऊपर पहले ही बता होगा कि अगर हम इन तरीके से फाइंड नहीं कर पाते तो आप रूल 30 और 31 का यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं ये रहा। यहाँ पे रूल 31 अगर इन सब में से एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है तीनों क्लोजों के अंदर, तो हम रूल 31 और 30 और 31 का यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, where a new phone is supplied for 20,000 rupees along with the exchange of the old phone, and if the price of new phone without exchange is 24,000, the open market value new phone is 24,000 rupees. इसमें क्या बोला इन्होंने कहा है कि अगर जो फोन है, न्यू फोन लिया हमने, उसकी जगह हमने क्या 20 जो न्यू फोन लिया उसकी 20,000 रुपीज अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फोन, हम न्यू फोन लिए और न्यू फोन की जगह हमने क्या करा, अपना ओल्ड फोन दे दिया, हमने वो ओल्ड फोन दे दिया, और जो न्यू फोन है उसकी वैल्यू जो है 24,000 रुपीज है। तो हमारी क्या है कि मार्केट वैल्यू क्या है, गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ओपन मार्केट वैल्यू हमारी क्या है, 24,000 रुपीज, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 24,000 rupees. Now, where the laptop is supplied for the 40,000 rupees along with the barter of printer that is manufactured by the recipient, and the value of printer known at the time of supply is 4,000 rupees, but the open market value of laptop is not known, the value of supply laptop to 44,000 rupees. अब यहाँ पे क्या बोला, हमने लैपटॉप खरीदा 40,000 रुपीज का, और 40,000 रुपीज तो दिए ही दिए हमने, मगर बार्टर में उसे हमने प्रिंटर भी दिया, और प्रिंट दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द रेसिपेंट। अब वैल्यू ऑफ प्रिंटर कितनी है, 4,000 रुपीज, वैल्यू ऑफ प्रिंटर कितने, इसका मतलब हम मान ले कि 40,000 तो हमने दिया और प्रिंटर भी दिया, तो उसका प्रिंटर की वैल्यू कितनी है, 4,000, इसका मतलब हमें 44,000 रुपए दिए। तो ये जो नया लैपटॉप है और इसकी मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता है, तो मार्केट वैल्यू जब नहीं पता होगी तो हम यहाँ क्या है, कंसिडरेशन जो काइंड है, याली जो काइंड, इन दोनों को सम करके हम निकाल लेंगे, तो इसका मतलब 40,000 रुपीज हमारे क्या होगा, 40,000 रुपीज हमारा क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। नाउ यहाँ मैंने लिख रखा है मार्केट वैल्यू नहीं दी हो। अब चलते हैं हम रूल 28 के पास। Rule of supply of good or service or both between the distinct or related person on through other than through an agent। कोई भी वैल्यू गुड या सर्विस जो है वो बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन को हो रहा है या फिर रिलेटिव पर्सन को हो रहा है, मगर जो हो रहा है वो अदर देन थ्रू एजेंट के हो रहा है, अदर देन थ्रू एजेंट को हो रहा है, तब हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ बी द ओपन मार्केट वैल्यू, सिंपल सी बात है, जो मार्केट में वैल्यू है उसके निकालेंगे, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बी द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अगर नहीं दिया हुआ है तो जो भी काइंड और क्वालिटी की वैल्यू है उसे ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ प्रोवाइड दैट, जैसे यहाँ पर भी सी में दे रखा है, इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइन ए बी द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन रूल 30 और 31। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर कितने में होगा, जैसे 30 और 30, अगर ये उन 28 एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे, इस तरीके से हम नहीं निकाल पा रहे, तो हम 30 और 31 का यूज करेंगे। नाउ प्रोवाइड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंड फॉर द सप्लाई एज बाय द रेसिपेंट, द वैल्यू शैल बी ऑप्शन ऑफ सप्लायर be amount equivalent to 90% of the price charged for the supply of goods of the like quantity and quality by the recipient and his customer not being a related person। अगर कोई भी गुड्स जो है सप्लाई करा जा रहा फॉर द फर्दर सप्लाई, तो जितनी भी गुड्स की वैल्यू है उसका 90% ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा, यहाँ पे बोला गया है। नाउ अब बात करते हैं रूल 29 की। वैल्यू ऑफ गुड्स आर रिसीव्ड थ्रू एजेंट। अभी हम ऊपर जो पढ़ रहे थे 28 में हमने ये पढ़ा था अदर देन एजेंट, मगर जो रूल 29 में वो पढ़ेंगे थ्रू द एजेंट। नाउ वैल्यू ऑफ गुड और बिटवीन द प्रिंसिपल हिज एजेंट बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड बीइंग सप्लाई और द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बीइंग 90% of the price charged for the supply of good of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person where the goods are intended for the further by the supply said recipient। सिंपल सी बात है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, वैल्यू हो सकती है या फिर ऑप्शन है सप्लायर के पास कि 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, जितना
प्राइस चार्ज करा जा रहा है गुड्स का, उसकी 90% ही देंगे अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए लिया जा रहा है गुड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अ प्रिंसिपल सप्लाई ग्राउंड नट्स to his agent and the agent is supply groundnut of like coin and quality in a subsequent supply at a price of 5000 rupees per quintal 1 day of supply। अब ये इन्होंने क्या करा है कि जो प्रिंसिपल है वो सप्लाई करता है ग्राउंड अपने एजेंट को, क्या करता है एजेंट को, एजेंट सप्लाई करता है ग्राउंड नट्स एज अ काइंड या फिर क्वालिटी, सब्सिक्वेंट सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 5000 रुपए, वो फिर क्या करता है किसी और को सप्लाई करता है फॉर द सब्सिक्वेंट कि दूसरे को सप्लाई करेगा 5000 रुपीज पर क्विंटल। द 100 किलो का वो 5000 रुपीज ले रहा है, एक क्विंटल में कितना होता है 100,000 किलो होता है, तो इसमें क्या 5000 पर क्विंटल ले रहा है 5000 रुपीज for on the day of supply। Another independent supplier is supplying groundnut of like a to said agent at the price of 4550 rupees per quintal। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने पढ़ा था यहाँ पे अगर किसी आगे सप्लाई के लिए फ्यूचर सप्लाई के लिए करा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई बी द प्रिंसिपल सप्लाई 4550 rupees per quintal or where they exercise the option the value 90% of the 55,000 rupees that is 4500 rupees per quintal। अब यहाँ पे बोला है जो मार्केट वैल्यू वो दे देंगे जितना यहाँ पे लिखा है 4550 रुपीज, ये मार्केट वैल्यू, या फिर ऑप्शन उनके पास कि द वैल्यू ऑफ 90% ऑफ 5000 रुपीज, और 90% 5000 का कितना होगा 4500 रुपीज होगा 90%। ये दोनों ऑप्शन है 4500 रुपीज पर क्विंटल, ये ऑप्शन है उनके पास कि इस ये हमारे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो सकती है, मगर यहाँ पर वो शर्त है कि यहाँ पर फर्दर सप्लाई के लिए ही होनी चाहिए। 90% 5000 का जो इन्होंने बताया इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो सकती है। वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड, अगर हम अकॉर्डिंग टू ए नहीं कर पाते तो सिंपल सी बात है रूल 30 और 31 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 30 और 31 और 31 ए पढ़ा दिया। नाउ बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई। कोई भी हम वैल्यू कोई भी सर्टेन सप्लाई कर रहे हैं उसका हम वैल्यू क्या डालें। नाउ note with anything contain provision of this chapter the value in respect of specify below shall at the option of supplier determine manner provided hereafter। यहाँ पे ऑप्शन है सप्लायर के पास कि वह कैसे डिटरमाइन करे वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस फॉलोइंग मैनर, नेमली अगर कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस हो रहा है इन रिलेशन टू का जब परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी को, इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग शैल बी डिटरमाइन इस तरीके इन फॉलोइंग तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। For the currency when exchange Indian rupee, the value shall be equal to difference buying rate of the selling rate as the case may be, and the Reserve Bank of the India reference rate for the currency at the time multiplied by the total unit of currency। अब जो एक्सचेंज रेट है, जो करेंसी की एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन करी जाएगी जो वैल्यू शैल बी इक्वल टू डिफरेंट बाइंग रेट और सेलिंग, जो रेटिंग और रेटिंग में जो डिफरेंस दिया हुआ है, जो डिफरेंट दिया हुआ है उससे हम वो या फिर रिजर्व बैंक द्वारा जो बताया गया हो रेफरेंस रेट करेंसी की उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यूनिट ऑफ करेंसी, उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे। या फिर the option of supply of service the value in relation to supply of foreign currency including money change shall be deemed to be 1% of the gross amount of the currency exchange of amount up to 1 lakh rupees subject to minimum amount of 2,50,000। या फिर जब हम ऑप्शन और सप्लायर का सर्विस की वैल्यू कैसे निकालना है तो 1% निकालेंगे ग्रॉस अमाउंट जो करेंसी एक्सचेंज करी है अप टू 1 लाख की होनी चाहिए, मगर मिनिमम जो है अमाउंट जो 250 रुपीज ही होनी चाहिए, 250 रुपीज। इसका मतलब ये 100 क्या 250 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकती ना। अब 1000 रुपीज एंड हाफ ऑफ % ग्रोस अमाउंट ऑफ द करेंसी एक्सचेंज फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज अप टू 10 लाख रुपीज। अब इन्होंने बोला है कि 1000 रुपीज एंड प्लस करेंगे 0.5% प्लस 0.5% जितना ग्रोस अमाउंट करेंसी एक्सचेंज करा गया फॉर अमाउंट कितने के लिए एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एंड अप टू 10 लाख रुपीज, तो इतना हम
जो निकाल के उसे क्या करेंगे, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। देन 5,000 रुपीज एंड 501/10 इन्होंने बोला है 5,500 रुपीज प्लस करेंगे 10% ऑफ द ग्रोस अमाउंट, 10% ऑफ द ग्रोस अमाउंट एक्सीडिंग द, अगर वो अमाउंट जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो 10 लाख से ज्यादा और मैक्सिमम टू 16,000 रुपीज हो, मैक्सिमम टू 16, ये जो चार्जेस है वो 16,000 चाहिए, मगर अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए तक हो, तब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ travel ticket air provided by any travel agent or shall be deemed to be amount calculated at the rate of 5% of the basic fare in the case of domestic booking and the rate of 10% of basic fare in the case of international booking। अब इन्होंने बोला है कि 5% जो बेसिक फेयर है उससे डोमेस्टिक में 5% वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी, और 10% जो बेसिक फेयर है उसके इंटरनेशनल में कहलाएगी। अब बेसिक फेयर्स मतलब मींस द पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल बाय द ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन, वो बेसिक फेयर कहलाती है। तो उसका हम 5% डोमेस्टिक में और 10% का इंटरनेशनल वैल्यू में निकालेंगे। नाउ वैल्यू ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो gross premium charge for the policy holder reduced by the amount allocation for the investment or the service or behalf of policy holder if amount is intimate to policy holder at the time of the supply। In a case of single premium annuity policy other than a, तो 10% of single premium charge from the policy holder, जितना policy holder पे कर रहा है प्रीमियम उसका 10% लिया जाएगा, या फिर 25% of the premium charge from the policy holder in the first year and 12.5% of the premium charge from the policyholder in subsequent year, या फिर 25% लेंगे पहले साल में, या फिर 12% और 0.5%, 12 और पॉइंट, इसका मतलब 12.5% ऑफ द प्रीमियम जो चार्ज हो रहा है सब्सिक्वेंट में, वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। Now, whether taxable supply provided by a person dealing in buying सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड, जब कोई भी पर्सन खरीद रहा है या फिर बेच रहा है सेकंड हैंड गुड्स, so that is use good as such or after such minor processing which does not change the nature of goods and the where no input tax credit has been availed on the purchase of such goods, the value of supply shall be the difference between the selling price and the purchase price, and where the value of supply is the negative it shall be ignored। अब अगर उन्होंने क्या हो, जो उसमें जब हम कोई भी गुड्स सेकंड हैंड गुड्स है बाय या सेलिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई, तो गुड्स जो अगर उसमें कोई भी चेंजेस करके उसे थोड़ा नया करा गया हो, नेचर चेंज करा गया हो, तो उसे हम नहीं लेंगे। मगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करा गया हो और उस पर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करा गया हो, तो जो उसने सेल करा और जो प्राइस जो चेंज करा उसमें जो डिफरेंट आ रहा है उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उसे हम क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। The value of token, voucher या फिर कूपन या फिर stamp which is redeemable against the supply of good or service or both shall be equal to money value of the good or service both redeem against such token और वोकर, कोई भी वाउचर टोकन या फिर कूपन जितने रिडीम हो रहा है उस सप्लाई के अगेंस्ट, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, recommendation of the council as referred paragraph 2 schedule 1 of the said act with distinct person referred to 25 where the input tax avail shall be deemed to be, और कोई भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उसकी टैक्सेबल सर्विस उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वो नील कहलाएगी। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द प्योर एजेंट के रूप में, पहले बात करते हैं प्योर एजेंट होते हैं कौन है। For the purpose of this rule expression, pure agent means person who enter into contractual agreement, जो enter कर रहा है contractual agreement with the recipient of the supply as act in the pure agent, और मान रहा है कि वो pure agent की तरह काम करेगा, incur expenditure cost in course of supply of good or service। अब यहाँ पे पर्सन, कोई पर्सन जो एंटर हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बन रही है और रिसिप्ट ऑफ सप्लाई फॉर द रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई, और एक्ट करेगा एज ए प्योर एजेंट, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे कॉस्ट होंगे फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस वो एजेंट पे करेगा, तो उसे हम प्योर एजेंट बोलेंगे। नाइदर इंटेंड टू होल्ड
nor hold any title, good or service, or both procure or supply as a pure agent of recipient. ना ही वो होल्ड कर रहा है, ना ही फिर वो होल्ड करने की सोच रहा है उस टाइटल ऑफ गुड्स को, उसे भी हम प्योर एजेंट में कहेंगे. देन डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट गुड और सर्विस, या वो कोई भी गुड और सर्विस जो वो सप्लाई करने जा रहा है वो अपने पर्सनल यूज, अपने लिए यूज नहीं कर रहा. और रिसीव एनी actual amount incurred to procure such goods in service additional to amount of receipt of supply he provide his own account. और कोई भी रिसीव वो रिसीव कर रहा है एक्चुअल अमाउंट वो गुड्स प्रोक्यूर करने में, सर्विस करने में, इन एडिशन टू अमाउंट रिसीव फॉर सप्लाई ही इज प्रोवाइडिंग हिज ओन अकाउंट, उसे हम प्योर एजेंट कहेंगे. अब प्योर एजेंट की बात करते हैं. Anything contained in provision in this chapter, expenditure or cost incurred by the supplier as a pure agent of the recipient or supply shall be excluded from the value of supply. The following conditions are satisfied. अब क्या क्या? Supply act as a pure agent recipient of supply when he make the payment to third party authorized by such recipient, या फिर पेमेंट मेड हो रहा है प्योर एजेंट के द्वारा behalf of the recipient of supply has been separately indicate the invoice issued by the pure agent to the recipient of the service, and the supply procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply in addition to services supplied in on account, उसे भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, या फिर उसे भी हम एक्सक्लूड करेंगे. मगर यहाँ पर एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर ये कंडीशन कंप्लाई होती है. अब rate of exchange currency other than Indian rupees में हो रहा है for the determination of the value. Then the rate of exchange determination of value taxable goods shall be applicable rate of tax notified by board and according to section 14 हम ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. Then और ये भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. Rate of tax determine value of taxable service shall be applicable rate as per the generally acceptance accounting principle. Date of the time of supply service term of section 13. अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव इंटरग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स दे रखा है. कैसे निकालते हैं? टैक्स अमाउंट पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर उसमें वैल्यू इंक्लूसिव टैक्स एक्स रेट इन परसेंटेज ऑफ जीएसटी, या फिर केस ऑफ मे बी सीजीएसटी या जीएसटी, देन उसे डिवाइड कर देंगे 100 प्लस सम टैक्स रेट एज एप्लीकेबल इन परसेंटेज, तब हमें वैल्यू आ जाएगी इंक्लूसिव इंटरग्रेटेड की, सेंट्रल की, स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी की. तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, फिर टेलीग्राम पे उस पर आप जरूर पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही काफी, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. तो अगर आप इस चैनल से कुछ भी सीखे, इस वीडियो से कुछ भी सीखे, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.